नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब श्रोताओं। आपने ट्यून किया है 88.4 एफएम सदाए पीर पंजाल, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और मैं हूँ आपकी अपनी आवाज आरजे निधि। श्रोताओं, आए दिन मैं आपको राजौरी की अजीम शख्सियतों से मिलवाती रहती हूँ और खास बातचीत का हिस्सा बनाती हूँ। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो मात्र एक इंटरव्यू नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जो रोज बॉर्डर के साए में जीते हैं, और उन आवाजों की कहानी है जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। दोस्तों, जब हम बॉर्डर शेलिंग की बात करते हैं तो न्यूज स्क्रॉल में सिर्फ एक लाइन आती है, लेकिन ग्राउंड पर रहने वाले लोगों के लिए ये पूरी जिंदगी का एक बोझ होता है। तो आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद आकिब खान, जो जिला राजौरी की तहसील मंजाकोट के हयातपुरा गांव से हैं। तो आइए आपके साथ साथ मैं भी स्वागत करती हूं मोहम्मद आकिब खान जी का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आकिब जी, सबसे पहले तो आपका सदाई पीर पंजाल की टीम से हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आकिब जी, बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि मोहम्मद आकिब खान आखिर है कौन, कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, और आपकी शुरुआती पढ़ाई, आपका बचपन कैसे शुरू हुआ? बहुत बहुत शुक्रिया निधि जी, आपने टाइम दिया और यहाँ पे हमें इनवाइट किया जी। मैं सबसे पहले तो आपका थैंकफुल हूँ और आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप यहाँ पे आए, आपका ड्रीम भी सक्सेसफुल हुआ। एक्चुअली मेरा नाम जो है मोहम्मद आकिब खान है। मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी के मंजाकोट के हयातपुरा गांव से बिलोंग करता हूँ। मंजाकोट जो है एक बॉर्डर एरिया है, और साथ ही साथ मेरी जो स्टडी है वो खान एजुकेशन हाई सेकेंडरी स्कूल जो मंजाकोट के अंदर है, प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ से मैंने जो है अपनी बेसिक एजुकेशन ली। उसके साथ साथ मैंने इस्लामिक स्टडी भी जो है मंजाकोट से की, और साथ ही साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो है मेरी मास्टर इन जर्नलिज्म में हुई है। ओके, तो आकिब जी, आप एक चैनल भी रन करते हैं। जी, उसके बारे में भी श्रोताओं को बताइए। जी, मेरा डिजिटल इंडिया न्यूज़ चैनल जो है एक चैनल है यूट्यूब, फेसबुक और एज ए न्यूज़ एजेंसी, उसको मैं एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर है उसको रन कर रहा हूँ। साथ ही साथ हमारे वहाँ पे 5 से 6 जो है जर्नलिस्ट उसमें वर्क करते हैं, और साथ ही साथ लेक सिटी टाइम्स एक न्यूज़पेपर है, उसको मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर आर्टिकल लिखता हूँ एज ए ब्यूरो चीफ। और साथ ही साथ आपको पता भी है जो हमारी वहाँ की मंजाकोट जो है एक बॉर्डर एरिया है, एज ए डिफेंस जर्नलिज्म भी साथ साथ मैं कवर करता हूँ। तो श्रोताओं, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आकिब सर वो पर्सनैलिटी है जो खबरों को बिना तोड़े मरोड़े आपके सामने पेश करने का जज्बा रखते हैं। तो आकिब जी, अगर मैं बात करूं, अगर आप जर्नलिस्ट नहीं होते तो सिर्फ हयातपुरा के एक रहने वाले इंसान के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं तो वहां पर शेलिंग होती होगी, है ना? तो शेलिंग का सबसे पहला असर कहाँ पड़ता है? घरों पे, दिमाग पे, या फिर फ्यूचर पे? निधि मैम, आपने ये बहुत ही टफ क्वेश्चन जो है मेरे से किया है। जो शेलिंग होती है ये एक चीज पे नहीं पड़ता इसका असर। देखो, वहाँ के लोग जो है बिल्कुल गरीब लोग हैं, घर पे असर तो पड़ता ही पड़ता है। देखो, फ्यूचर तो बर्बाद हो चुका है उस बंदे का। जो लोग इतनी मेहनत करते हैं, कुछ लोग वहाँ पे, आपको पता भी है अनएम्प्लॉयमेंट हद से ज्यादा है जम्मू कश्मीर के अंदर, खासतौर पर जो मंजाकोट है एक बॉर्डर एरिया है, वहां पे जो जब शेलिंग होती है, शेलिंग का असर फ्यूचर पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों के घरों पे असर पड़ता है, लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं उनके ऊपर असर पड़ता है। लेकिन आप बेहतर जानते हैं कि शेलिंग जो है, हम यही चाहते हैं शेलिंग कभी लास्ट में ना हो। ओके, तो आकिब जी, जब शेलिंग होती है बॉर्डर पर तो स्कूल, खेती और रोजगार सब रुक जाता होगा। तो ग्राउंड पर लोग नॉर्मल जिंदगी कैसे मैनेज करते हैं? मैं एक्चुअल में जब शेलिंग वहाँ पे स्टार्ट होती है या ऐसी न्यूज़ में दिखाया जाता है, लाइक नेशनल चैनल्स पे के युद्ध हो, इवन के पाकिस्तान की तो औकात नहीं है हमारे सामने आंख से आंख मिलाकर बात करने की, फिर भी हम कहते हैं जब लोगों को इस चीज़ का पता चलता है। एक्चुअल में उन लोगों को, जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं, मैं बालाकोट की अगर बात करूँ, उन लोगों के पास कोई दूसरी प्लेस नहीं है शिफ्ट होने के लिए। उनके पास सिर्फ उतनी ही जमीन है जहाँ पे वो बॉर्डर के पास रहते हैं। वहाँ पे लोग खुशी से नहीं रहते, वहाँ पे लोग मजबूरी से रहते हैं। तब शेलिंग होती है, बेसिक नीड्स लोग, अब जब वो शेलिंग हो जाती है, लोग घर से बाहर भी नहीं निकल पाते। खाने पीने का जो सामान होता है
ये हमारी, मैं थैंकफुल रहूँगा हम इंडियन आर्म फोर्स का, तो ये लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड करती है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का पहुँचना मुश्किल होता है वहाँ पे, लेकिन इंडियन आर्मी जो है जान की परवाह न करते हुए वहाँ पे पहुँचती है, लोगों की जो है हेल्प करती है। तो जो इंडियन आर्मी है वो सुरक्षा प्रोवाइड करने के अलावा वहां पर और किस तरीके से हेल्प करती देखो वहाँ पे सबसे पहले तो आपने जो पहला अपना आपने सवाल किया कि किस तरीके से लोग अपनी बेसिक नीड्स जो है पूरी करते हैं। जो हमारी इंडियन आर्मी है, जैसे इनको खबर लगती है कि किसी के घर में इस तरीके की नीड जो है हो चुकी है, इंडियन आर्मी वहाँ प्रोवाइड करती है। लेकिन इलीगल एक्टिविटीज को भी रोकती है। ड्रगिस्ट हो गए, टेररिस्ट का सफाया तो करती ही है, ड्रगिस्ट का सफाया भी करने में लगी है। और सद्भावना के तहत जो इनका जो कंपनीज हैं जो ये एक्टिविटीज करते हैं, लाइक स्पोर्ट्स हो गया, लोगों की जो हमारे स्टूडेंट हैं इनको जो है लैपटॉप प्रोवाइड करने, बेसिक नीड्स जो है हमारी इंडियन आर्मी हमारी सिविलियन के साथ मिलकर के जो है काम करती है। तो आगे जी, बॉर्डर एरियाज के जो बच्चे हैं वो सुबह अलार्म और फायरिंग की आवाज के साथ बड़े हो रहे हैं, आपने तो ये पर्सनली देखा होगा। क्या ये ट्रॉमा बोलकर दिखता है या खामोशी में पलता है? बहुत ही बड़ा सवाल किया है आपने। ये आपका कहना है कि जो बच्चे सुबह स्कूल के लिए रेडी होते हैं, बिल्कुल शेलिंग की आवाज़ होती है, लेकिन फिलहाल के लिए तो वहाँ पे सीज फायर है। मैं अगर बात करूँ पिछले कुछ टाइम पहले जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, डर का माहौल सिर्फ और सिर्फ रजौरीपुंज के अंदर था, लेकिन यहाँ के लोग जो है डरने वाले नहीं है। एक्चुअल में जब जिन बच्चों को बचपन से ही आदत हो जाती है फायरिंग की, वो बच्चा करता नहीं है, फिर वो बच्चा ट्राई करता है इंडियन आर्म फोर्स में जाने की, बदला लेने की। जो उनके घर बर्बाद होते हैं, जो उनका फ्यूचर जो है तबाह होता है। एक्चुअली में जिस बच्चे ने यूपीएससी करनी है वो 10+2 तक ही जाता है बच्चा। एक तो उनके पास सपोर्ट नहीं होती है किसी चीज की, उनके माँ बाप गरीब होते हैं, लेकिन वो इंडियन आर्म फोर्स को जाने की ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को इग्नोर किया जाता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से, जो हमारे बच्चे हैं बॉर्डर एरिया के, उन बच्चों को जो है टाइम दिया जाए। उन बच्चों के लिए अलग से जो है एक जैसे बर्सी वगैरह होती है, रैली वगैरह ऑर्गेनाइज की जाती है, ये अलग से करनी चाहिए। जो हमारे बच्चे हैं ये डरने वाले नहीं हैं जी। तो आरकेट जी, आजकल जब भी ऐसा कुछ होता है तो बॉर्डर विलेजेस धीरे धीरे खाली करवा दिए जाते हैं जी, और सिचुएशन कंट्रोल होने के बाद बहुत सारे लोग अपना घर छोड़कर परमानेंटली यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं। आप मुझे बताएंगे कि क्या ये मजबूरी है, डर है, और जो लोग वहां रह जाते हैं वो किस उम्मीद से वहां रहते हैं? मैम एक्चुअली में जब शेलिंग स्टार्ट होती है, एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे पहले बड़ा स्टेप ये होता है कि लोगों को सेव किया जाए जी। जो लोग, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन उनको शेल्टर प्रोवाइड करती है किसी स्कूल में या हाई कैंपस में या किसी ऐसी सेफ प्लेस में, ठीक है, 10-15 दिन जब तक चली है कब तक वो रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन खाना भी प्रोवाइड करती है इंडियन आर्म फोर्स के साथ मिलकर भी। लेकिन जब लोग वापस रिटर्न जाते हैं, उनके मॉल भी विषय भी होते हैं, क्योंकि हमारे लोग यहाँ के मिडिल क्लास से हम लोग खुद बिलोंग करते हैं। इनके बैग में गाय होती हैं, भैंसें होती हैं, बकरियां होती हैं, उनकी कंडीशन पीछे क्या होती है ये ना आप जानते हैं ना मैं जानता, ठीक है नहीं। जब वो लोग शिफ्ट होते हैं तो वो अपने माल मवेशी वहीं छोड़कर जाते हो? मैम एक्चुअली फिर वहीं छोड़ के जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन इतना प्रोवाइड कर नहीं सकती कि लोगों का खाना करेगी, या फिर उनके लिए इतनी स्पेस भी नहीं होती है। जो लोग परमानेंट शिफ्ट होने की, अगर कोई अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा वो शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, शिफ्ट अगर होगा भी कोई इतना बड़ा आईएएस ऑफिसर तो उधर का होगा नहीं है। नॉर्मल सी जॉब होती है, 2 या 3 मरले जगह लेगा, मकान बनाएगा, बाकी जमीन की उधर होती हैं। इन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नमेंट से कि उन लोगों के लिए जो स्ट्रेट लैंड है, इनमें जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं, इन लोगों को जो है वहाँ पे प्लेस प्रोवाइड की जाए, जो लोग अपना जिंदगी जो है अच्छे से बसर कर सकें। और साथ ही साथ एक चीज और ऐड ऑन करूंगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और एलजी गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम निकली थी बंकर्स की, बॉर्डर एरिया के लोगों के लिए। अभी तक अगर आप उनकी कंडीशन देखोगे, वो प्रॉपर तरीके से फंक्शनल नहीं है, कंप्लीट नहीं है। जब शेलिंग होती है लोग उसके अंदर घुसते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये जो ठेकेदार होते हैं, इन लोगों ने वहां पे बहुत ही बड़ी करप्शन भी है। अभी तक वो कंप्लीट नहीं है। लोगों को उसका भी दिक्कतों का उस चीज के लिए भी लोगों को काफी सारी दिक्कतें सामने आई हैं। ओके, तो आकिब जी, हमारे यहाँ खित्ता पीर पंजाब में तो हम सब जानते हैं कि बंकर आखिर है क्या, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म को मात्र राजौरी, पुंछ ही नहीं, जम्मू कश्मीर ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में, या मैं कहूँ कि पूरे विश्व में हमारे ऐप जो है सदाई पीर पंजाब, उसके थ्रू सुना जा रहा है। तो आप थोड़ा सा ब्रीफली बताएंगे
थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया मैम ये सवाल को रिपीट करने के लिए। एक्चुअल में मैम बंकर वो चीज होती है, ये एक पूरा सिम्युलेटेड तरीके से एक रूम बनाया जाता है, वो भी अंडरग्राउंड जमीन के अंदर इस रूम को बनाया जाता है। हाई लेवल का इसमें मटेरियल लगता है, चाहे सीमेंट हो चाहे सरिया हो। उसके जब ग्राउंड के जमीन के अंदर जब ये बन जाता है, उसके ऊपर 3 से 4 फीट के लिए उसके अंदर मिट्टी डाल दी जाती है। मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही है, आप लोग अगर 40-50 लाख रुपए का एक घर बनाते हैं, उसी घर के ग्राउंड लेवल पे जमीन के अंदर एक रूम जो है बंकर, जिसको आपकी सेफ्टी के लिए माना जाता है, क्योंकि बॉर्डर एरिया के लिए तो मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट रजौरी पुंछ को रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी अपना नया घर बनाए उसके अंदर एक बंकर को जो है त्याग कर लेना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में हम लोगों ने नतीजा देख लिया है। तो जो ये बंकर्स होते हैं, इसके अंदर जो है चाहे हाई लेवल का शेल भी आता है, वो एक्चुअल में 3 से 4 फीट तक वो नीचे जाएगा, उसके बाद वहीं पे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये जो है बंकर है, लोगों की लाइफ को बहुत ही आसानी से बचा सकता है। ओके, तो इसमें ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है? हाँ बिल्कुल मेंटेन रहता है इसमें। उसके लिए जो इसके ठेकेदार होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो जो इसको अच्छे तरीके से डिजाइनली इसको जो है वहां पे तैयार करते हैं, ये जो है बिल्कुल होता है इसमें। ओके, तो इस सिचुएशन के दौरान आकिब जी वहां पर जैसे मैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बात करूं, फूड एंड सप्लाई की बात करूं या पानी वाले जल विभाग की बात करूं, तो इनका कितना योगदान रहता है? इनका तो टोटल फेलियर होता है। अगर मैं पानी की बात करूं, अभी जो वहां पे लोग हैं, बॉर्डर एरिया के लोग, वहां पे तो पानी बिल्कुल भी नहीं मिलता है। वो लोग पानी कहाँ से लेते हैं? इंडियन आर्मी के जो टैंक जाते हैं पानी के, आर्मी जो पर्सनली यूज करती है, सीरियसली बता रहा हूं, टू बी ऑनेस्ट, वहां पे जो है वो इंडियन आर्मी जो है उन लोगों को पानी आज भी प्रोवाइड कर रही है, बॉर्डर एरिया के लोगों को। वहां पे पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जल शक्ति विभाग का पानी टोटल फेलियर है ये। ओके जी। तो जो वहाँ के नेचुरल वाटर रिसोर्सेज है, क्या वो वहाँ पाए जाते हैं? हाँ वो वहां पे पाए जाते हैं, लेकिन पहाड़ अभी जो मौसम है, इस मौसम में पानी जो है काफी सूख चुका है। अभी वो जो वहां की लेडीज हैं, काफी दूर, मतलब 3 से 4 किलोमीटर पैदल चल करके जो सर पे घड़े हाँ बिल्कुल, वो अभी भी ट्रेंड है, वो मजबूरी में जाती है। अब मुझे बताओ मैम, 10 से 20 केजी का सर पे उठाती हैं, 3 से 4 किलोमीटर पैदल जाती हैं, वहां से जो है वो पानी भर के अपने घर लौटती, और फिर उस पानी को तो वो बिल्कुल सहेज सहेज कर इस्तेमाल कर। बिल्कुल बिल्कुल। तो श्रोताओं, हमने सुना और देखा कि कैसे जो हम पुरानी फिल्मों में तस्वीरें देखा करते थे कि घड़े सर पर उठाकर औरतें पानी लेने जाती थी, और उस पानी को मुझे अभी भी याद है कि मैंने एक फिल्म देखी थी, उसमें वो पानी लाते हैं और उसको बहुत ही कम कम मात्रा में यूज करते हैं कि कहीं वो खत्म ना हो जाए, क्योंकि वो अगले दिन तक उसको चलाना होता है। तो ये सिर्फ एक मूवी का हिस्सा नहीं, हमारे राजौरी डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो यहाँ की कुछ क्षेत्रों की हकीकत है। तो अंकित जी, जैसे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर पीछे हुआ, तो उसमें वहाँ की क्या हालात थी, और आप तो ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग करते हैं, तो उसमें आपको किस किस का योगदान मिला? मैम जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये एक सरप्राइज था हमारे लिए। तो एक्चुअल में ऑपरेशन सिंदूर के लिए लोग हमारे रेडी बिल्कुल भी नहीं थी। बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअल में मैम जब ये ऑपरेशन होता है, चाहे युद्ध होता है, चाहे वार होती है, इसमें हमारा देश, मैं जम्मू कश्मीर की बात नहीं करूंगा, डेवलपमेंट से काफी पीछे चला जाता है। लेकिन मजबूरी थी, पहलगाम टेरर अटैक हुआ, पाकिस्तान को सबक सिखाना था, हमारी इंडियन आर्म फोर्स ने, हमारी गवर्नमेंट ने फैसला लिया, अच्छा फैसला लिया, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। उसमें राजौरी पुंछ के लोग, मैं बात करूंगा नेशनल चैनल्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा वो सच्चाई बताने की कोशिश करें, हमारे राजौरी पुंछ के लोग ही शहीद हुए। या बेहतर जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे जयान और जोया जो पुंछ के थे, वहां पे एक कारी साहब थे जिनको टेररिस्ट कहा गया, वो एक अपने देश के लिए उन्होंने जान दी। मैं आपने सवाल किया कि किस किस का योगदान था। सबसे पहले इसमें तो हमारी इंडियन आर्म फोर्स का था, जिन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाया। न दिन देखा न रात। बिल्कुल, अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने बच्चों के लिए नहीं सोचा, लेकिन उन्होंने देश को फ्रंट पे रखा। उसके बाद मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी के जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। ये करौली में थे, ये लोगों से मिल रहे थे, लोगों को देख रहे थे, और साथ ही साथ हमारे शहीद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर श्री राजकुमार थापा जी, जिन्होंने अपनी जान दे दी देश के लिए। अपना डिस्ट्रिक्ट और भी हैं, सर किसी ऑफिसर्स का नाम नहीं लूंगा, वो अपनी चीजें छोड़ के भाग गए थे जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। लेकिन डिस्ट्रिक्ट राजौरी की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन रही, जो हमारी पुलिस रही, जो हमारी इंडियन आर्मी रही, जो हमारी एजेंसीज रही, एक्टिव थी ये। और साथ ही साथ में बताऊं कि मैं नाम लूंगा जो मैं बॉर्डर एरिया का हूँ, SDPO मंजाकोट शाहिद नाइम, और साथ ही साथ SHO मनप्रीत इस वक्त जो है दहाल के अंदर एज SHO है। हमारा काम ये था, वहां पे लोकल लोग भी, जो यंग यूथ थी, हमारा काम ये था लोगों को घरों से निकालना,
स्टोरी हमने इसमें कम कवर की, हमने कैमरे में नहीं दिखाया, लोगों को घरों से निकाला, लोगों को हमने शेल्टर किया। हमारी जो एसडीपीओ साहब थे, इन्होंने ना दिन देखी ना रात देखी। मैं एक सिर्फ मंजाकोट की बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो हमारे डीआईजी साहब एसपी साहब बिल्कुल, लेकिन मंजाकोट के अंदर जो है बिल्कुल शेलिंग जो है मंजाकोट के मेन मार्केट में पड़ रही थी। तो वहां पे जो है हमारी मस्जिदें, हमारे मंदिर शहीद हुए पुंछ के अंदर, मंजाकोट के अंदर। कहने का मकसद यह है कि हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सिक्योरिटी फोर्सेस हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सबका योगदान था, तभी जो है हम लोग सक्सेसफुल रहे हैं। और मैं सल्यूट पेश करता हूँ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर श्री राजकुमार थापा जी को, जिन्होंने अपने इस देश के लिए जान दी। जी जी, और हमारे चैनल के माध्यम से भी हम उन्हें एक जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आकिब जी, अगर मैं आपकी बात करूं तो आपने नेशनल मीडिया की बात करी। उस वक्त हम सबका जो ध्यान था वो नेशनल मीडिया पे था, लोकल मीडिया भी, लेकिन लोकल मीडिया कहीं ना कहीं हमारा इंटरनेट कनेक्शन कटने की वजह से हम लोग उससे कट गए थे। तो टीवी पर उस वक्त सिर्फ नेशनल मीडिया चलता है। तो नेशनल मीडिया जब भी बॉर्डर को कवर करता है, फोकस हमेशा स्ट्रेटेजिक होता है, लेकिन सिविलियंस की कहानी जैसे आप बता रहे हैं वो तो कहीं पीछे ही रह जाती है। आपने अपनी रिपोर्टिंग में ये गैप कैसे कवर किया? मैम, जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था, सबसे पहले हमारे माइंड में एक ही बात आ गई थी कि सिविलियंस को किस तरीके से बचाया जाए। ये तो सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है, लेकिन हमने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिल करके जम्मू कश्मीर पुलिस, खासतौर पर अभी मैंने नाम लिया एसडीपीओ मंजापुर का शेर नईम साहब का, और एसएचओ मनप्रीत, मैं सलूट पेश करता हूँ उनको। उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरी जान को खतरा है, और पूरी क्वांटिटी फोर्सेस हैं। और इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, तो सल्यूट पेश करता हूँ, जानते भी हैं किस तरीके से लोगों को वहां से निकाला हमने। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात, आपने नेशनल मीडिया की बात की कि नेशनल मीडिया किस तरीके से दिल्ली में बैठ करके, ऑफिस में बैठ करके सिर्फ और सिर्फ उन्होंने हंगामा किया है। सॉरी फॉर दैट, मैं अगर वो देखते होंगे इस चीज को, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अब ग्राउंड में 3 दिन अगर वो लोग आज की डेट में, अभी तो ऑपरेशन नहीं चल रहा, आज की डेट में 3 दिन अगर वो बॉर्डर एरिया के ऊपर वो अपना सर्वाइव कर सकते हैं, बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगा, उनको सर्टिफिकेट दूंगा, उनको इनाम दूंगा मैं, लेकिन वो नहीं कर सकते। बॉर्डर एरिया के लोगों की जो हालत थी वो देखने लायक थी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम। उस वक्त कोई भी लीडर वहां पे नहीं था। लीडर तब पहुंचते हैं जब, पता नहीं जब भी मेरी स्टेटमेंट कैसे रहेगी, उनको बुरा लगे, मैं सॉरी फॉर दैट, उनके लिए भी माफी चाहता हूँ। जब बिल्कुल नारायण हो जाती है, उसके बाद जो है लीडर वहां पे जाते हैं। वहां पे सिर्फ और सिर्फ हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारी एजेंसीज और हमारी इंडियन आर्मी वहां पे लोगों को किस तरीके से हमने बाहर निकाला। एक घर में शेल पड़ रही है, वहां से लोगों को निकालना, शेलिंग के दौरान लोगों को हमने वहां से रिकवरी जी। तो आकिब जी, क्या संदेश रहेगा आपका हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से बॉर्डर पे रहने वाले लोगों के लिए कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो, क्योंकि आप तो ग्राउंड रियलिटी बेहतर समझते हैं, तो लोग पैनिक कर जाते हैं, पैनिक होना लाजमी है, लेकिन आपका क्या संदेश रहेगा कि उस सिचुएशन में वो लोग क्या करें, पहला स्टेप क्या ले? सबसे पहले तो उन लोगों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे ऐसी कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ऐसा मॉक ड्रिल या इस तरीके की कोई वार लाइक सिचुएशन बनती है, अब लोगों को सबसे पहले क्या करना है, घबराना नहीं है इसमें। जो आपका, जैसे मैंने आपको बताया, जो आपके घर में बंकर होंगे, अब लोगों को सबसे पहले उसके अंदर चले जाना है। सबसे पहले खुद को सेव करना है अपने। माल मवेशी को भी अगर टाइम है तो कर सकते हो, अदरवाइज आपको माल मवेशी गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर सकती है, हम लोग भी जो है चंदा करके प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को खुद को शेल्टर देना है, खुद को सेव करना है। उसके बाद जैसे भी हमारी इंडियन आर्म फोर्स या कुछ एजेंसीज पहुंचते हैं लोगों को निकालने के लिए, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, अभी लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई भी इंसिडेंट ऊपर वाला कहे ना ही हो, अगर होता है आप लोगों को सबसे पहले खुद को शेल्टर देना है। बहुत ही अच्छा संदेश आकिब जी ने दिया। इसमें मैं बस एक लाइन ऐड करना चाहूंगी कि जब भी ऐसा कुछ हो, आप वहां पर ध्यान मत दें। स्पेशली जो फॉरवर्डेड मैसेज रहते हैं व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पर, ये बहुत पैनिक क्रिएट करते हैं। जब तक एक ऑथेंटिक न्यूज नहीं आ जाती, तब तक पैनिक क्रिएट ना करें। तो आकिब जी, बढ़ते हैं अगली सेगमेंट की तरफ। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने अपनी जर्नलिज्म की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म पढ़कर आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग को चूज किया, जबकि आपके पास बहुत बेहतर मौके होंगे। जर्नलिज्म का सबसे पहला झटका आपको कब लगा? मैंने जर्नलिज्म जो है एज ए जर्नलिस्ट मैंने ज्वाइन किया था 2019 में, एज ए स्टूडेंट ही था मैं। 2024 में जो है मेरी मास्टर्स कंप्लीट होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। लेकिन मैं झटका तो हर दिन लगता है,
ये बात नहीं है कि जब कोई जर्नलिस्ट एक स्टोरी कवर करता है, सच दिखाने की कोशिश करता है, अगर आपका फ्रेंड किसी अच्छी पोस्ट पे है, कोई ऑफिसर है, कोई भी डिपार्टमेंट को मैं नाम नहीं लूंगा, अगर वो करप्ट है, करप्शन करने की कोशिश करता है, आप उसके अगेंस्ट वॉइस को रेज करते हैं, तब तक आप ठीक रहेंगे, तब तक आप एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, तब तक एक ऑनेस्ट जर्नलिस्ट है, जब तक उसके अगेंस्ट आप वॉइस को रेज नहीं करेगी। ठीक है, जब तक आप बोलेंगे तब आप ब्लैकमेलर बन जाते हैं उसी टाइम, तब आप एक अच्छे जर्नलिस्ट नहीं होते हैं, आपके खिलाफ फिर साजिशें करना शुरू कर दी जाती हैं। लेकिन जर्नलिज्म में मैं सल्यूट पेश करता हूँ और डिस्ट्रिक्ट रजौरी की जितने भी जर्नलिस्ट हैं, वेल एजुकेटेड हैं, मैं लाइक नाम लूंगा सुमित बारू जी का, मैं उनको ज्यादा लाइक करता हूँ, मैं उन्हीं की ये स्टोरीज फोकस करता हूँ, सीखता भी हूँ। मेरा अभी सीखने का टाइम है, मैं इतना बड़ा जर्नलिस्ट नहीं बना अभी मैं सीख ही रहा हूँ। अभी इंसान जब तक सीखता है कुछ ना कुछ सीख लेता है। जब बंदा किसी पोजीशन पे 5 के बैक जाता है, उसको जर्नलिस्ट नहीं कहा जाता। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का फ्यूचर आप कैसे देखते हैं, बीइंग अ एमडी ऑफ डिजिटल इंडिया न्यूज चैनल, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर जैसे सेंसिटिव एरिया में? जी, जो हमारा डिजिटल इंडिया न्यूज चैनल एक पोर्टल है, एज ए न्यूज एजेंसी भी रजिस्टर है ये। एक्चुअली में जो यूट्यूब जो है एक बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। हमारे यहाँ पे मैंने 2 जर्नलिस्ट ऐड किए हुए हैं इस चैनल में, जिनको सैलरी मिलती है हमारे से। ठीक है, जितनी यूट्यूब की अर्निंग आ रही है हम जो है उन्हीं को प्रोवाइड कर रही हैं। एक तो 2 जो जर्नलिस्ट हैं उनका घर चल रहा है, बाकी पेड न्यूज तो अलग से होती है, एड्स वगैरह जो है वो अलग से होता है। मैं चाहता हूँ कि बहुत ही जल्दी आपकी कृपया से ये हमारा नेशनल चैनल तक भी जाएगा। हमारी हमने अप्लाई किया हुआ है, बहुत ही जल्दी जो है इस डिजिटल इंडिया को हम बहुत ही बड़ा चैनल बनाएंगे और गरीब लोगों की आवाज, जो वॉइसलेस पीपल हैं, उनके वॉइस को जो है हम उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत ही बढ़िया प्रयास आकिब जी। तो आकिब जी, आपकी इन बातों से इंस्पायर होके आज का यूथ जो जर्नलिज्म में आना चाहता है लेकिन कंफ्यूज भी है, तो उनके लिए आपका एक ऑनेस्ट मैसेज क्या रहेगा? मैं जितनी भी यूथ इस वक्त आपके इस पॉडकास्ट को देख रही है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग जर्नलिज्म की फील्ड में आना चाहते हैं, ऐसा ना हो कि आपको कोई थ्रेट करे, आप लोग बैकफुट चले जाएं। जर्नलिज्म एक ऐसी फील्ड है, इस सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए काम करती है। आप लोगों को अपने माइंड में ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है मैं जर्नलिस्ट बन जाऊंगा, मैं किसी को हरासमेंट करूंगा, मैं ब्लैकमेलिंग की तरफ जाऊंगा। अगर आप एक अच्छे जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, अगर आपके माइंड में है कि मैं जर्नलिस्ट करूं, आप जर्नलिज्म करें। जर्नलिज्म जो है आपको एक अगर डिप्टी कमिश्नर है उसको सिर्फ अपना डिस्ट्रिक्ट देखना है। एक जर्नलिस्ट है 5 मिनट के अंदर एक जर्नलिस्ट पूरा भारत, इवन के पूरे वर्ल्ड की बात करूं मैं, उसकी पूरे वर्ल्ड पे नजर होती है। सिर्फ 5 मिनट में वो पूरे वर्ल्ड में बता सकता है किस जगह पे क्या अभी क्या हो रहा है, क्योंकि जर्नलिस्ट का जो माइंड होता है बहुत आगे का सोचता है। तो जर्नलिज्म का अच्छी फील्ड है, नेशनल चैनल में वर्क करें, नेशनल चैनल में जाकर के आप लोग जो है सच को बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको शायद वहां से रिमूव किया जा सकता है। कोशिश करें आप लोग जर्नलिज्म की तरफ आए और सच की आवाज को बुलंद करें। तो आकिब जी, बीइंग अ बॉर्डर एरिया रेजिडेंट, जी, बॉर्डर एरियाज के यूथ अपने आप को कहाँ देखे और उनके लिए आपका क्या संदेश है? मैं जितने भी बॉर्डर एरिया के लोग हैं, मैं सबको ये नहीं कहूँगा कि आप जर्नलिज्म फील्ड में आए। जर्नलिज्म का काम है बहुत ही डेंजरस काम है। ये जो जर्नलिज्म की फील्ड में है वो बेहतर जानते हैं कितना प्रेशर है, फैमिली को भी थ्रेट होती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई हम स्टोरी करते हैं फैमिली में पहले चला जाता है सिस्टम। ये जैसे मूवीज में, जैसे साउथ की मूवीज में जैसे पुलिस ऑफिसर एक ऑनेस्ट होता है, उसके फैमिली को टारगेट किया जाता है, वैसा ही जो है जर्नलिस्ट को भी टारगेट किया जाता है। ये ठीक है, जो जर्नलिस्ट कोई स्टोरी करके आता है, ये जर्नलिस्ट से ही पूछे कि आपने स्टोरी की है, वॉइसलेस पीपल की वॉइस उठाई है, आप उसके लिए इतना काम कर रहे हैं, वो जर्नलिस्ट ही जानता है। वो अलग बात है जर्नलिस्ट शो ऑफ नहीं करते, बताते नहीं है अपनी पावर को, जो है उसी जो लोग उसके खिलाफ चलते हैं उसी को जो है वो एज ए फ्यूल यूज करते हैं। ओके, ठीक है, जर्नलिस्ट जो है अपने माइंड से चलता है, पूरा वर्क करके काम करता है। जो बाहर के लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग ज्यादा स्टडी करें, आप लोग ज्यादा से ज्यादा, आपके पास कैटेगरी भी है, आप यूपीएससी में आए, आप एक केएस ऑफिसर बने। अब जितने भी आप लोगों के लिए फैसिलिटीज हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है और करेगी भी। आप लोगों को ज्यादा एजुकेशन की तरफ आना चाहिए। ओके, तो आकिब जी, आपसे बात करके हमें बॉर्डर एरिया की हकीकत मालूम हुई, और राजौरी या फिर पुंछ की मैं बात करूं तो यहाँ के जर्नलिज्म के बारे में बहुत सारी हकीकत पता चली। तो श्रोताओ, आज की ये बातचीत मात्र जर्नलिज्म पर नहीं थी, ये एक रिमाइंडर थी
कि बॉर्डर सिर्फ एक लाइन नहीं होती, ये लोगों की जिंदगी होती है। और उसके साथ ही आकिब जी जैसे जर्नलिस्ट सिर्फ न्यूज नहीं दिखाते, ये उस सच को जिंदा रखते हैं जो अक्सर शोर में कहीं खो जाता है। तो आकिब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस प्लेटफॉर्म पे अपना एक्सपीरियंस, अपनी सच्चाई और बॉर्डर एरिया की हकीकत सामने रखने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका मैम। तो आज की ये बातचीत, ये आवाज जहां तक भी जा रही है, मेरी आप सब लोगों से ये दरख्वास्त है कि इस बातचीत को सिर्फ सुनिएगा नहीं, समझिएगा और बॉर्डर एरिया के लोगों के दर्द को, इस आवाज को हर आवाम तक पहुंचाइएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। मैं थी आपकी अपनी आवाज आज है निधि और मेरे साथ थे हयातपुरा से मोहम्मद आकिब खान। मैं लेती हूँ आपसे विदा, लेकिन आप सुनते रहिए सदाए पीर पंचाल, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 88.4 FM पर। मैं मिलूंगी एक नई सोच, एक नई शख्सियत और एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।